Hello, my name is Dr. Prakash, Assistant Professor, Coordinator IRS ISRO, Department of Environmental Sciences, Kamla Nehru Institute of Physical and Social Science, NAK सुल्तानपुर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि प्रीवियसली 2 वीडियोस लोड किए गए हैं लॉ 1, लॉ 2 के नाम से, वाटर एक्ट 1, वाटर एक्ट 2। उसको आप ज़रूर देखेंगे, उसके बाद से ही इसको आप देखेंगे, नहीं तो लॉ में सेक्शंस इंटरमैंगल्ड हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस सेक्शन को कहाँ लिखें। तो लॉ को हमेशा ही, कभी भी आप कॉपी में भी नोट्स बना रहे हो, आप उसको मेमोराइज भी कर रहे हो, तो उसको सिस्टमैटिक, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपके नोट्स में वाटर एक्ट पहले है तो पहला वाटर एक्ट उठाइए, दूसरा अगर जो है वो दूसरा सीक्वेंस वाइज को उठाइए, वरना उसका सेक्शन उसमें, उसका सेक्शन उसमें आप लिख देंगे। और ये बड़ा ही जो है कंफ्यूजिंग होता है, एग्ज़ाम में बच्चों को अक्सर ये फेस करना पड़ता है। तो खैर आज शुरू करते हैं लॉ का जो 3rd पार्ट है और वाटर एक्ट का लास्ट पार्ट है ये। इसमें कुछ क्यूरीज भी आई हैं, कुछ बच्चे हमसे सवाल भी पूछे हैं, उनको भी मैंने कंसीडर किया है। और इस एक्ट का नाम जैसा कि हम सभी जानते हैं, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। मैं फिर कह रहा हूँ, लॉ में लिखने का तरीका अलग है और बहुत ही सिस्टमेटिक है, क्योंकि फिर कह रहा हूँ मैं आपको कि लॉ ही एक अनुशासन है। लॉ खुद में ही एक अनुशासन है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं और आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो लॉ आपके लिए नहीं बना है। बहुत ही अनुशासित है ये। तो उसी क्रम में हम इसका 3rd पार्ट आगे देखेंगे। आज हम जो कंसीडर करेंगे वो पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स है। फ़िलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मैं रिकॉल कराता हूँ। इस एक्ट को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, लॉ 1 का भी और लॉ 2 का भी, उसको भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। यह जो एक्ट आज आप पढ़ रहे हैं, ये द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1974। यह इम्प्लीमेंट हुआ था 23 मार्च 1974 को रात को 12 बजे। इसमें चैप्टर 8 है, सेक्शन इसमें 64 है। इसमें 2 बार संशोधन किए गए हैं, 1978, 88। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन थे। ये एक्ट पूरा आर्टिकल 252(1) के अंतर्गत बना, GSR नंबर 6 ऑफ 1974। अब जो चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं वो है प्रिलिमिनरी चैप्टर 1, इसमें यही चीज़ सब बताई गई, डेफिनेशंस था। चैप्टर 2 था सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड के जो है फंक्शंस क्या हैं। फिर इसके बाद जॉइंट बोर्ड क्या है। जॉइंट बोर्ड लॉ में वाटर एक्ट में ही केवल जॉइंट बोर्ड है, क्योंकि वाटर जो है वो स्टेट ऑफ जो होता है, 2 स्टेट के डिस्प्यूट का भी मैटर बन जाता है। यूनियन टेरिटरी और स्टेट का डिस्प्यूट का भी मैटर वाटर बन जाता है। अब चैप्टर 4 हमने पढ़ा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड के पास क्या पावर है। और मैंने बताया था कि एक चेयरमैन होता है और वो IS होगा और MS होगा, मेंबर सेक्रेटरीट, उसके पास ओवरऑल गवर्निंग पावर होगा हर पूरे सेंट्रल बोर्ड का, सबसे पावरफुल पोजीशन होती है वो। फिर मैंने आपको बताया था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, जो वाटर का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं, उन सेक्शंस के बारे में। फिर हम लोग पढ़े थे फंड ऑडिट्स एंड अकाउंट्स के बारे में, कहाँ से फंड आएगा, कहाँ से ऑडिटिंग होगी और कैसा जो है क्या नाम है अकाउंट की देख रेख होगी। ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट होगा। जो सेंट्रल बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, जो कि दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में जाएगी। स्टेट बोर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली को रिपोर्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कॉपी जाएगी। इसकी एक कॉपी जो है वो सेंट्रल बोर्ड को जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 7 है
पेनाल्टी एंड प्रोसीजर्स। उसके पहले कल मैंने बताया था वीडियो में, जो वाटर एक्ट का वीडियो 2 है, उसमें बताया गया कि आपको चैप्टर 5 को थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, क्योंकि पेनाल्टीज़ यहीं से शुरू होती हैं। इन्हीं के उल्लंघन पे मेजर पेनाल्टीज़ लगती हैं, और पेनाल्टी की रकम जो होती है वो एनजीटी तय करती है। इट मे बी इन 1000, इट मे बी इन करोर्स, इट मे बी इन लाख। तो एज पर द वेल्थ ऑफ पोल्यूटर, जब पोल्यूटर की जो वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग और डिग्री ऑफ कोलेटरल डैमेज के अकॉर्डिंग पेनल्टीज चार्ज की जाती हैं। तो इसको आप अपने मेमोरी में रखेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसको भी हम रीबैक कर लेंगे। पेनाल्टी एंड प्रोसीजर्स की शुरुआत सेक्शन 41 से होती है। सेक्शन 41 बताता है कि सेक्शन 20 से सेक्शन 32 तक, अब ये देखिए, इसीलिए मैं कहा था ये सेक्शन 20 से सेक्शन 32 तक के किसी भी सेक्शन को आप अगर ओवर रूल करेंगे, आप तोड़ेंगे, तो आपके ऊपर एक अर्थदंड लगेगा। और यहाँ पे जेल जो होती है वो जेल होगी। तो क्या होगा यदि आप सेक्शन 20 से और सेक्शन 32 के बीच में किसी भी सेक्शन को आप हिट करेंगे अपने एक्टिविटी से। तो शुरू करते हैं। Whoever fails to comply with any direction given in section 20, अगर सेक्शन 20 के डायरेक्शंस को देखिए, सेक्शन 20 क्या है? पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अब अगर मान लीजिए कि बोर्ड का कोई व्यक्ति आपसे इंफॉर्मेशन मांगा, सेक्शन 20 के अंतर्गत उसका हक है, उसकी अथॉरिटी है, वो मांगा, आपने फर्जी दे दिया, गलत डेटा दे दिया, किसी भी इंफॉर्मेशन का गलत रिपोर्टिंग कर दी, तो क्या होगा? पनिशेबल होंगे, जेल जाएंगे, जेल। और ये जेल जाएंगे आप 3 मंथ के लिए, और पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी एक्सटेंडेबल है। ये जेल जो आप इम्प्रिजनमेंट होगा ये भी एक्सटेंडेबल है, ये एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये पेनल्टी जो शुरुआत होती है इसकी मिनिमम रकम, इसको कहते हैं ना मुचलका, मिनिमम रकम 10,000 रुपीज़ से शुरू होती है, और ये 10,000 रुपीज़ आपको जमा करने होंगे। फिर ये रकम लाखों तक जाती है और करोड़ों तक। जैसे इन केस ऑफ रविशंकर, 100 करोड़ का जुर्माना ठोका, जबकि यमुना पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड नदी के किनारे वो प्रोग्राम कर रहे थे अपना, पर वो स्ट्रीम में काउंट होगा, स्ट्रीम में आया, नियम में आ गया, काम खत्म। वो तो चार्जेस लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि रिवर इज अ जो है रिसोर्स, वाटर रिसोर्स में आता है। अब आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लग गया, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। अब 10,000 का जुर्माना लग गया, फिर भी आप नहीं सुधरे, फिर भी कोई गया आपसे इंक्वायरी मांगने, तो आप ऐंठ रहे हैं, बतिया रहे हैं, उसको गणित एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। 5,000 रुपये मिनिमम से लेकर 1 लाख रुपए मिनिमम पर डे का जुर्माना है। किडनी तक बिक जाने वाली है इंडस्ट्री की, अगर सीपीसीबी चाह ले तो। अगर ये गवर्नमेंट, ये जो लॉ गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, एनजीटीज़ हैं, ये चाह ले तो किडनी तक बिक जानी है उनकी, इतना कठोर नियम है। दूसरा कहता है सेक्शन 32 तक के लिए है ये फाइनेंशियल, हम बता रहे हैं फाइनेंस के बारे में कि फाइनेंशियल कितना पेमेंट होगा। अब यही सब पेमेंट फंड ऑडिट अकाउंट में आएगा। देखिए दिमाग में बैठा रही, यही सब पेमेंट्स फंड्स ऑडिट अकाउंट में जो आप देख रहे थे, बेनिफिशरीज, जो ग्रांट, ये सब यहीं से वसूल कर वहाँ पे पूरा होता है। और इसका भी हिसाब जाता है, ये नहीं कि 10 लाख रुपए आपने किसी पे जुर्माना ठोक दिया ग्राउंड वाटर पोल्यूट करने का, और उसके बाद से आप चाहें कि जो है ये पैसा इधर उधर हो जाए, तो इम्पॉसिबल है।
ये सारा हिसाब किताब लिखा जोखा सरकार रखती है। अब आपने फिर उल्लंघन कर दिया, सेक्शन 3230, इसमें इमरजेंसी मेजर इन केस ऑफ पोल्यूशन का गलत उपयोग किया गया और ये रिपीटेड एविडेंस में हुआ। बार बार आप क्या कह रहे हैं कि आपके जो कंपनी बगल में से नदी गई, आप बार बार बता रहे हैं कि ओवरफ्लो 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 कर रही है, गुड फेथ के लिए आपने किया, बोल रहे हैं झूठ। सर वो बोर्ड वाले तो पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तब क्या होगा, इम्प्रिजरमेंट, टर्म इम्प्रिजरमेंट होगा, और ये 6 मंथ से 1 साल तक का होगा, और ये 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर फिर भी हरकतें नहीं सुधरी, होता है इंडस्ट्री वालों को बड़ा ईगो होता है, यार क्या कर लेगा, तो फिर भी हरकतें नहीं सुधरी तो उस केस में स्टार्टिंग 5,000 रुपीज़ पर डे के रेट से जुर्माना, कहाँ तक 15,000 रुपीज़ पर डे, और फिर 1 लाख, और फिर 1.5 लाख, वो जुर्माने का रेट बढ़ता रहेगा। ये मिनिमम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग है, बेसिक मुचलका की रकम पे आपको, जो कहते नहीं कि आप 500 रुपये के आप फाइन पे छोड़े जाते हैं, तो ये वही है। अब यही चीज़ इंडस्ट्री की वैल्यू अगर बढ़ी है तो जुर्माना भी बड़ा होगा। देखिए छोटा आदमी अगर गलती करे, प्रैक्टिकली सोचिए, छोटा आदमी किसान टाइप का या कोई गरीब टाइप का व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको माफ़ किया जाता है, पर अगर कोई बहुत बड़ा आदमी गलती करता है तो इट शुड बी पनिशेबल, क्योंकि समाज के लिए जो न्याय की व्यवस्था है उसका एक आपको प्रमाणित उदाहरण रखना पड़ता है। एज एन एनजीटी, एज ए जज, एज ए डिसीजन मेकर, जो भी जजमेंट पास होता है वो समाज के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। तो उदाहरण में ये है कि जो छोटा तबका है भाई, गरीब आदमी है, तो उसको जो है, अब देखिए काला हिरन का शिकार किया है सलमान खान ने, अभी वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा आप। अब अगर वही चीज़ कोई आम आदमी कर देता, ये इसमें कोई आम आदमी भी इसको कर देता अगर, तो इतना उसको नहीं होता, पर चूंकि आप हायर रैंक पे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो यू शुड बी लायबल टू द पनिशमेंट एंड इम्प्रिजरमेंट बोथ विथ फाइन। अब सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर आपका जो भी पीरियड है जेल का, या जो आपका डेट ऑफ कन्विक्शन है, सॉरी, द ऑफेंडर और कन्विक्शन टू बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, अगर आप में फिर भी सुधार नहीं हो रहा है, एक बार जेल गए, पनिशमेंट हुआ, पेनल्टी लगी सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, दूसरी बार गए फिर आपको सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि आपके ऊपर पेनलाइज किया गया, फिर गए फिर वही गलती की, सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, तो 2 साल की जेल होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, और 5,000 रुपीज़ पेनल्टी होगी आपकी पर डे। अब ये पेनल्टी जो है 5,000 बता रही है, 1 लाख, 1,15,000, 15 लाख रुपीज़ पेनल्टी, 10 लाख रुपीज़ पेनल्टी, 1 करोड़ पेनल्टी, 100 करोड़, 100 करोड़ पेनल्टी, 10 करोड़ की पेनल्टी। ये बोर्ड के पास पावर है, इस लॉ में ये पावर है कि आपको इसके अंतर्गत पेनलाइज किया जा सकता है और आपको उस पेनल्टी को पे करना पड़ेगा। दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस बराबर बराबर चलते हैं। तो चैप्टर 4 पेनल्टी एंड प्रोसीजर सेक्शन 41 कहता है
कि सेक्शन 20 से 32 के बीच में अगर आप कोई भी नियम का उल्लंघन किए, जैसे मान लीजिए कि आप पावर टू गिव इंफॉर्मेशन लेने गया, आपने उससे बदतमीजी कर दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, सैंपल लेने गया, आपने टोटी का पानी दे दिया, आपसे वहाँ का वाटर सैंपल मांग रहा था, फिर कोई रिपोर्ट मांगा तो आपने गलत रिपोर्ट दे दिया, फिर एंट्री करने गए, इंस्पेक्शन करने गए, आपने मार पिटाई कर दी, ठीक है, आपने एंट्री करने ही नहीं दिया, आप कुएं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप झरने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है इसका दुरुपयोग। अब जैसे इसमें सेक्शन 27 देखिए, रिफ्यूज़ल और विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड ने किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, विड्रॉल कर दिया, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए एक मिनिमम जेल और एक मिनिमम अमाउंट का रकम फिक्स्ड है। मिनिमम आप 3 महीना, 6 महीना, साल भर की जेल और मिनिमम 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना, प्लस कंट्रावेंस कंटिन्यूड के समय में आपको 10,000 रुपये जुर्माना प्रतिदिन के दर से। ये जुर्माना एज़ पर, मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखिएगा, एज़ पर द वेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री लगता है और ये एक्सटेंडेबल है। ये बोर्ड के ऊपर है कि ऑन द बेसिस ऑफ कोलैटरल डैमेज हाउ मच फाइन शुड बी चार्ज्ड बाय द पर्सन हु फाउंड गिल्टी। अब नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन 42 कहता है पेनाल्टीज अगेंस्ट सर्टेन एक्ट्स। अब सर्टेन एक्ट्स में क्या आएगा, वही वो पूरा आ रहा है, सेक्शन 20 से 32 तक का पूरा हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए, पेनाल्टी अगेंस्ट सर्टेन एक्ट्स में बदतमीजियाँ, मारधाड़, ये सब आता है। अब मान लीजिए रिपोर्ट लेने गए, डिस्ट्रॉय कर दिया रिपोर्ट, सब सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 सबऑर्डिनेट सेक्शन ए, डिस्ट्रॉय कर दिए, फाड़ दिए, धक्का मुक्की किए, रिमूव किए, इंजरी, मार पिटाई कर दिए, सैंपल मांगने गए, फोड़ दिए हैं। यहाँ तो ये भी होता है ना, मार कुटैया भी हो जाती है। अब टेनरी इंडस्ट्रीज़ है, मोस्ट करप्ट इंडस्ट्रीज़ जो है श्रेणियों में टेनरी आते हैं। हैवी पोल्यूशन लोड, पेंटाक्लोरोफिनॉल छोड़ते हैं, क्रोमियम डालते हैं, कहते हैं कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम हम ठीक कर रहे हैं, क्रोमियम रिमूवल ही खाली करते हैं, पेंटाक्लोरोफिनॉल रिमूव नहीं करते हैं, जो कि एक कार्सिनोजन है, जीनोबायोटिक कंपोनेंट है, बायोसाइडल प्रॉपर्टी के कारण उसका इस्तेमाल होता है। पर धड़ल्ले से एकदम फ्रिक्वेंटली इंडस्ट्री सारे नियमों का उल्लंघन करने लगे, तो पेनाल्टी और चार्जेस उसके ऊपर, जो अभी हम पीछे देखे हैं सेक्शन 41 का, वो लगना शुरू हो जाता है। कोई पर्सन जा रहा है सीपीसीबी का सब सेक्शन, आप देखिए 1 का बी, 42 के 1 का बी, ऑब्स्ट्रक्ट किया, कोई डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड है उसको नहीं मान रहे हैं, सेक्शन 1 का सी, सब सेक्शन 1 का सी, डैमेज कर रहे हैं वर्क, बने ऑन ड्यूटी ऑफिसर को आपने मार पिटाई किया, उसके काम में विघ्न डाल रहे हैं, ठीक है, बोर्ड के काम में विघ्न डाल रहे हैं, एम्प्लॉइज़ को परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो ड्यूटीज़ हैं वो एम्प्लॉइज़ जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, क्योंकि अभी आप रूल पढ़ेंगे तो रूल में होता है ये जो सैम्पलिंग करने जाएगा, जो रिपोर्ट्स के लिए है, तो गवर्नमेंट हायर भी करती है। तो जो जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को हायर किया और कहा कि जाओ तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ, तो वो पर्सन मेरा वर्कर होगा उस दौरान, तो कंपनीज के एक्ट के अंतर्गत वो गवर्न होगा। उसी तरह जब किसी पर्सन को हायर करके सीपीसीबी भेजती है कि जाइए उस इंडस्ट्री से आप सैंपल ले आइए, तो वो सीपीसीबी का वर्कर में काउंट होता है, और उस दौरान जो पेनल्टीज़ लगती हैं वो अगेंस्ट जो है उस इंडस्ट्री के लगाई जाती हैं बाय सीपीसीबी, रिपोर्ट होता है इन एनजीटी। तो कानून ऐसे काम करता है। आप ये नहीं है कि भाई आपके यहाँ काम नहीं कर रहा है, आपका कंपनी का नहीं है, हायर्ड है, तो आप उसको पीट दीजिए, ना 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 ना, कुछ नहीं कर सकते ऐसा, आप एकदम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके खिलाफ चार्जेस बन जाएंगे, और इस चार्जों से निकलना मुश्किल है, क्योंकि फिर
लॉज में लूप होल तो है, पर वो लूप होल के चक्कर में आप इतनी गलतियां कर देंगे। अभी हम लोग आगे केस स्टडीज़ भी कुछ देखेंगे, उसमें आप देखिएगा कि हम बार बार गलतियां करेंगे। जैसे जब वाटर एक्ट बना, आउटलेट का जिक्र हुआ, तो कानपुर की कुछ इंडस्ट्रियों ने भाई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप लोग जो है अपना पानी को गंगा में नहीं बहाएंगे पेनाल्टी लग जाएगी। तो अब चूंकि इन्वायरमेंट वो जान नहीं रहे थे, ट्रीटमेंट वो जान नहीं रहे थे, प्रोसीजर को वो समझ नहीं रहे थे, तो किए क्या, तुरंत ही खट से अपना अपना बोरिंग खोले अंडरग्राउंड और सारा सीवर उसमें ड्रेन कर दिए, सारा इफ्लुएंट ड्रेन कर दिए, सारा कचरा ड्रेन कर दिए, सारा टैनरी इफ्लुएंट ग्राउंड वाटर में डाल दिए। अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज दिखा रही हैं, इनकी इंक्वायरी हो रही है क्योंकि इन्होंने बोरवेल में ड्रेन कर रहे हैं अपना पूरा कानपुर का पानी अंडरग्राउंड जहर बना दिए। प्रकृति ने हमको 3 जगह पानी दिया है मुख्यतः, झरना, तालाब और रिवर। आप ऐसे समझ लीजिए लोटिक और लैंटिक में, ठीक है, और ग्राउंड वाटर। अब हम पॉन्ड को पहले पोल्यूट किए, फिर रिवर को पोल्यूट किए, फिर ग्राउंड को पोल्यूट कर दिए। अब हमारे पास पानी कहाँ बचेगा? अब बारिश का पानी कितना दिन पिएंगे स्टोर करके? नहीं पी पाएंगे। मजबूरी हो तो बात दूसरी है, पर इनर कॉन्शियस नहीं अलाउ करेगा। तो हम वाटर को इस तरह पोल्यूट किए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मुश्किलन 3.5% पानी ऑल ओवर इंडिया, अगर हम पीने के रेफरेंस में देखें तो प्योर मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें 65% के राउंड ऑफ लोग जो है कोको कोला पिए होंगे, पर शुद्ध पानी रेयर ऑफ द रेयर में परसेंटेज होगी। थर्ड वर्ल्ड वार, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व, तो उन्होंने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार रिसोर्स पे होगा और पहला रिसोर्स वाटर रहता है। आप पानी की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में 1 गिलास पानी है और आपके हाथ में उसी गिलास के जो पानी है उसके वजन के बराबर का हीरा है। आप बीच राजस्थान में हैं, हम आपसे उस गिलास के पानी के बदले वो हीरा ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगला रिसोर्स पानी है और पानी हम आधा पोल्यूट कर चुके हैं। आप नहीं पी सकते हैं पानी। अब रिवर का पानी पहले था, गोमती का पानी से खाना बनता था लोगों के यहाँ। हमारे सुल्तानपुर की गोमती की बात कर रहे हैं, लखनऊ की भी गोमती का यही हाल है। वहाँ के लोगों का खाना बनता था। फिर धीरे धीरे शहरीकरण हुआ, सारी शहरें नदी किनारे बसे, सबका सीवर, लैट्रिन जितना था, सीवेज का, इंडस्ट्री का, सब ड्रेन कर दिए रिवर में। तो उस रिवर से पानी के खाना बन पाएगा क्या? खौला के उबाल के फिल्टर करके भी नहीं बन पाएगा। हैवीली पोल्यूटेड। लास्ट में एक वीडियो है, तो जब लॉ का एकदम लास्ट सेशन होगा तो उसमें एक वीडियो मैं डालूंगा। उस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पानी का। तो पानी हमारी कीमती रिसोर्स है और इसीलिए जब ये लॉ बना ना, तो एक चीज़ यहाँ पे गलती हुई, मानना पड़ेगा, एक चीज़ गलती हुई। गलती ये हुई कि इन्वायरमेंट साइंस को पहले पढ़वाना चाहिए था। अगर देखिए, एजुकेशन इज द बेस्ट टूल टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इससे बेहतरीन हथियार कोई है नहीं जानकारी का। ये किसी देश को बना सकता है, किसी देश को बिगाड़ भी सकता है। बस करना क्या है कि आप उनके किताबें बदल दीजिए। तो अब क्या है कि पानी के बारे में वो पढ़े तो थे नहीं भाई। बीटेक में या एमटेक में कितना इन्वायरमेंट पढ़ेगा आदमी? अगर वो उसका बेसिक इन्वायरमेंट साइंस नहीं मालूम है उसको, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो ग्राउंड वाटर के बारे में कुछ समझ ही नहीं रहता। वो सोच रहा था कि इसको भी हम ठीक कर ले जाएंगे, नहीं ठीक कर पाएंगे। ग्राउंड वाटर एक बार पोल्यूट हो गया तो ग्राउंड वाटर नहीं ठीक हो पाएगा। इसीलिए ये सारी पेनल्टीज़ को लगाया गया, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि ग्राउंड वाटर को पोल्यूट होने के बाद से इसको ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। आगे चलते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई,
है, पर ये जरूरी था क्योंकि लॉ में क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट से देखना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट, हर एंगल को आपको जानना होगा। सेक्शन 43 कहता है कि पेनाल्टी अगेंस्ट कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 24। सेक्शन 24 के कंट्रावेंस में, अब देखिए सेक्शन 24 को खोल दीजिए, इसीलिए मैं कहा था इसको आपको मेमोराइज करना है। सेक्शन 24 प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ स्ट्रीम वेल एंड डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मैटर एक्सेट्रा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, नॉट लेस देन 1 ईयर एंड 6 मंथ एंड विच में बी एक्सटेंडेड टू द ईयर, 1 साल के लिए 6 साल, एक आपने सेक्शन 24 का उल्लंघन किया तो मिनिमम आपको 1 साल से 6 महीने की पेनल्टी होगी, पर इसको जो आपका इम्प्रिजनमेंट होगा, पेनल्टी इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट होगा, पर यदि आपने इसका उल्लंघन कर दिया, मतलब आप 1 साल से 6 साल जेल, 6 मंथ की जेल रही और फिर आप निकले और फिर वही हरकत किए, तो अब जेल प्लस पेनल्टी लगेगी और ये जेल होगी 6 साल की और पेनल्टी मिनिमम 10,000 से शुरू होती है, 5,000 रुपये प्रतिदिन, चूंकि एक्सटेंडेड मैटर आएगा तो 5,000 रुपये प्रतिदिन भी लग सकती है। तो हो सकता है कि उस समय जज कह दे कि आप 1 लाख रुपये प्रतिदिन पेनल्टी देंगे और आप 6 साल के लिए जेल में रहेंगे, तो 6 साल तक 1 लाख रुपये प्रतिदिन, अब आप जोड़ लीजिएगा कि कितना अमाउंट आएगा और काफ़ी मज़ेदार अमाउंट आएगा। फिर सेक्शन 44 है पेनाल्टी ऑन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 25 और 26। अब देखिए 25-26 रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू आउटलेट एंड डिस्चार्ज एंड रिगार्डिंग सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट। अब नया डिस्चार्ज खोलना था तो परमिशन ले लेते हैं, सरकार परमिशन दे रही है, देखिए सरकार परमिशन दे रही है कि आप नया आउटलेट खोल लो, पर बिना परमिशन के खोलोगे तो पेनल्टी लगेगी। अब इसमें भी वही है, 1 से 6 मंथ का, 1 साल से 6 मंथ का जो है आपका जेल हो जाएगा और नहीं माने तो 6 साल की जेल होगी विद एक्सटेंडेड पेनल्टी। पेनल्टी तो आपको फिर देनी पड़ेगी, दोनों होगा। ये कुछ मुख्य पॉइंट थे तो मैंने सेक्शंस के, तो मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किए हैं, साथ ही चल रहे हैं, सारे पेनल्टीज में आएंगे, ये पूरा एक नोट्स में बनता चला जाएगा आपके। सेक्शन 47 है ऑफेंस बाय कंपनी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी भी अपना जो है बचाव के लिए केस दायर कर सकती है, अपनी भी जवाब रख सकती है, छूट है, लॉ में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद से डिसीजन होता है। फिर सेक्शन 48 अगर इन केस ऑफ ऑफेंस बाय गवर्नमेंट होता है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी उसका कर सकता है। फिर आइए लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस। इसमें हमेशा से जान लीजिए, जैसे किसी भी एक्ट में, जैसे आपने एक्ट ये शुरू किया मैंने, वाटर एक्ट, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होगा हर एक्ट में, सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी होगा, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जिसमें उसके बारे में दिया रहेगा, और चैप्टर 8 या 7 या जो भी लास्ट चैप्टर होगा वो मिसलेनियस होगा। और जैसे इसमें 64 सेक्शन है, ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखिए कि ओवर की सेकंड लास्ट बॉल मतलब 5th बॉल ऑफ द ओवर, मतलब 64 इसमें है तो 63 और 64 दोनों के होगा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, और सेक्शन 64 होगा पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। अब मान लीजिए कि किसी लॉ में 7 चैप्टर है और 69 सेक्शन है, तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशन, और लास्ट चैप्टर 7th चैप्टर का 68 और 69 सेक्शन जो होगा, 68 सेक्शन कहेगा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल और 69 सेक्शन कहेगा पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट ये रूल बनाने का दिशा निर्देश देते हैं। ये लगभग सभी लॉ में कॉमन है जो इन्वायरमेंट का है। अब सेक्शन 51 क्या कहता है? अब देखिए पावर्स एंड फंक्शन में आपने पढ़ा था, अभी ऊपर आई बटन में आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड वीडियो पूरा देखकर तब इसमें आइएगा, नहीं तो इंटरमैंगल्ड हो जाएगा। सेक्शन 50 पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड में था कि सेंट्रल बोर्ड के पास ये पावर है और स्टेट बोर्ड के कि वो कोई भी
लैब को एक अपनी लैबोरेटरी गठन कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि एनवायरमेंटल लैब है। वो कहाँ से मिलता है? वो यहाँ से मिल रहा है सेक्शन 51 के अंतर्गत, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर लैबोरेटरी। सेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर लैबोरेटरी, स्टेट वाटर लैबोरेटरी। और ये दोनों ही सेंट्रल वाटर लैबोरेटरी सेंट्रल बोर्ड द्वारा और स्टेट वाटर लैबोरेटरी स्टेट बोर्ड द्वारा बनाई जाएगी या डिक्लेयर की जाएगी या नॉमिनेट की जाएगी। फिर सेक्शन 59 देखो, इंपॉर्टेंट मैंने रखा है। इट इज़ नेवर बी नेसेसरी टू राइट एवरीथिंग इन लॉ। अगर आपको लगता है कि इसमें से भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हो तो शॉर्ट आउट कर देना। वैसे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 59 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टू टेकन इन गुड फेथ। अब देखिए यहाँ पे एडवांटेज भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में ओवरलोडिंग हो गया है और इससे इंडस्ट्री में बहुत सारा डैमेज हो सकता है। उस केस में आप कोई भी एक्शन लेंगे तो वो गुड फेथ में आता है। तो इस गुड फेथ के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार माफ़ कर देती है। आपका जो है इम्प्रिजनमेंट माफ़ हो जाएगा, आपका फाइन माफ़ हो जाएगा, पर ये साबित करना पड़ेगा कि गुड फेथ है। गुड फेथ साबित करना पड़ेगा। फिर आपका आता है सेक्शन 60 ओवर रीडिंग इफेक्ट्स। सेक्शन 61 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सप्रेस द सेंट्रल बोर्ड एंड ज्वाइंट बोर्ड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कभी भी इन बोर्ड्स को सप्रेस कर सकती है। सेक्शन 62 कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सप्रेस्ड स्टेट बोर्ड। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि सुपरसीड कर जाए स्टेट बोर्ड को, मतलब कोई उसके नियम को वो ना माने। और ये तभी हो सकता है जब कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो देश के इकोनॉमिक्स को देखते हुए आता है सामने, तो ये चीज़ें होती हैं। अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का क्या सीन है? ऑल ओवर वर्ल्ड 80% नेचुरल रिसोर्स 20% डेवलप्ड कंट्री इस्तेमाल कर रही हैं और 20% नेचुरल रिसोर्स 80% पुअर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का अंदर हिस्से में आ रहा है, इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये अनइक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो कहीं कहीं किसी पैरामीटर पर कभी कभी किसी लॉ को अगर ओवरलुक करना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन होना ही होना है और हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई होगी, कुछ ग्रीन कवर जो है वो कोलेटरली डैमेज होंगे। ये बोर्ड ने रिपोर्ट किया कि इसको ऐसे करके ऐसे किया जाए और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई सीधी रोड जाने पे ज़्यादा लाभ है, इंस्टेड ऑफ वी गेट ए कर्व इन द रोड। तो चूंकि रोड में अगर कर्व बनाते हैं ना, कभी आप रोड देखिए, कर्व रोड महंगी बनती है इन केस ऑफ स्ट्रेट रोड, तो गवर्नमेंट इसको ओवरलुक कर सकती है। ये उसका एक अधिकार, उसके पास मौलिक अधिकार सुरक्षित रहता है उसका। ये फिर सेक्शन 63 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल एंड पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रूल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं अंडर 63, 64। ये जब वाटर रूल पढ़ाएंगे तो वाटर रूल के वीडियो में आप इसको पाएंगे, उसमें लिखा रहेगा कि सेक्शन 63, 64 ऑफ 1974 वाटर एक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कल कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था तो उसको भी हम देखते हैं, आप भी इसको देखिए। सेक्शन 2 डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि सर पोल्यूशन की परिभाषा कैसे लिखी जाए लॉ में, उसको बताइए। तो आप ये देखिए कि पोल्यूशन को कैसे हम लिखें। पोल्यूशन मीन्स सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर और अल्टरेशन। देखिए कंटामिनेशन और अल्टरेशन अलग अलग चीज़ें हैं। कंटामिनेशन अल्टरेशन ऑफ वाटर ऑफ द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर और सच डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट और एनी अदर लिक्विड, गैसियस, सॉलिड सबस्टेंस इनटू द वाटर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कुछ बच नहीं रहा है। आप पानी में उंगली डाल दें
चाहे उसके अंदर आप जो है चॉक डाल दें, चाहे आप सीवर डाल दें, चाहे ट्रेड इफ्लुएंट ड्रेन कर दें, कुछ भी कर दें जिससे कि पानी की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेंज हो जाए, वो पोल्यूशन कहलाएगा। एज मे और लाइकली टू क्रिएट न्यूसेंस, रेंडर सच वाटर इज हार्मफुल, इंजीरियस टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और डोमेस्टिक और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल और लिग्रेमेटिक यूज और इन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ प्लांट और ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपकी किसी हरकत से पानी के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट, ट्री, खेती, किसानी, ह्यूमन बीइंग, किसी भी लाइफ को इम्पैक्ट हुआ तो पोल्यूशन कैटेगरी में आएगा, आप इसके दायरे में आएंगे और आप होंगे जेल के अंदर हैवी पेनल्टी के साथ। ये है वाटर एक्ट का पोल्यूशन लिखने का तरीका, पोल्यूशन की परिभाषा। अब फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सीवेज इफ्लुएंट को सर हमको थोड़ा सा लिख कर देखना है, दिखना है। तो सीवेज इफ्लुएंट भाई आप देख सकते हैं बेटा कि इट मीन्स सीवरेज सिस्टम, सीवेज डिस्पोजल वर्क इंक्लूडिंग स्लज फ्रॉम ओपन ड्रेन। जैसे सीवर है, सीवर हर शहर में जाएंगे तो सारा उनका जो वॉशरूम का कचरा होता है, जो आपका इफ्लुएंट होता है, वो निकलता है और ये जो है आपका वेस्ट एक टैंक में जाता है, फिर टैंक कनेक्ट होता है चैनल के थ्रू नियर बाई ट्रीटमेंट प्लांट के या उसके, तो उसको सीवेज इफ्लुएंट कहते हैं। जो सीवर के अंदर बहे पानी वो सीवेज इफ्लुएंट। सीवर क्या है? सीवर है कोई भी कंडक्ट, पाइप, ओपन, क्लोज, कैरिंग सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट। कोई भी पाइप चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे वो ट्रेड इफ्लुएंट हो। ट्रेड इफ्लुएंट मतलब मैंने बताया है ट्रीटमेंट के लिए ले जाने, तो उसको आप वीडियो में देखेंगे, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन हुआ है। फिर उसके बाद से किसी भी प्रकार का, चाहे वो ओपन पाइप से भेज दे, चाहे क्लोज पाइप से भेज दे, चाहे कैरिंग उठवा के ले जाए, अगर वो लिक्विड सीवेज का है तो वो सीवर इफ्लुएंट कहलाता है। स्ट्रीम, स्ट्रीम को कैसे परिभाषित किया गया है? सब सेक्शन 2 सब सेक्शन जे सबऑर्डिनेट सेक्शन 1 में स्ट्रीम में आता है वाटर के लिए रिवर, वाटर कोर्स, फ्लोइंग और फॉर लॉन्ग बीइंग ड्राई, माने कहीं आप सड़क से किनारे जा रहे हैं तो देते हैं कि सीजनल पुलिया होती है जो सूखी होती है, पर वो सब आता है स्ट्रीम में। इनलैंड वाटर रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। सब टेरेंस वाटर मतलब शैलो वाटर, सी और टाइडल वाटर, ये सारा कुछ जो इंटर गवर्नमेंटल और उसमें ऑफिशियल गैजेट में होगा वो सब कुछ स्ट्रीम में काउंट होता है। फिर ट्रेड इफ्लुएंट की डेफिनेशन के बारे में एक बच्चे ने कहा था, तो उसको भी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। मुझे 3-4 सवाल मिले थे। और ट्रेड इफ्लुएंट क्या है मैंने बताया भी था, फिर से उसको समझिए कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई भी इफ्लुएंट रिलीज कर रही है और उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस और डिस्पोजल के लिए उस इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस से निकाल कर दूसरी इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस में जाना है, तो वो ट्रेड इफ्लुएंट कहलाएगा। अब आप चाहे बस से ले जाएं, ट्रक से ले जाएं, कार से ले जाएं, शिप से ले जाएं, कंटेनर सर्विसेज से ले जाएं या पाइपलाइन से भेज दें, वो ट्रेड इफ्लुएंट कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उसको ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो एजुकेशनल वीडियोस को केवल पढ़ने वाले ही देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो है आपका एयर एक्ट पे, और एयर एक्ट में हम पूरा इसको एयर एक्ट की तरफ जो आपका जो वीडियो आएगा उसको भी आप देखेंगे, वो भी 3 पार्ट में होगा। एयर एक्ट भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। बहुत सेलेक्टेड मैटर है ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का है और उसी के अंतर्गत ये सब है। यह नोट्स ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके करिकुलम में एनवायरमेंट साइंस है। थैंक यू।